जय भीम दोस्तों आज के भाग में हम राष्ट्र ये जो कंसेप्ट है वो कैसे अस्तित्व में आई और शासन व्यवस्था क्या होती है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने पिछले भाग में समूह और मानव का समूह जीवन इस बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों बदलते समय के साथ समूह का जो दायरा है वो भी बढ़ता गया। अनेक परिवारों ने मिलकर गांव का निर्माण किया। उन गांव के स्थान को सुविधाजनक बनाने के लिए आसपास के कई गांवों को मिलाकर एक तालुका यानी तहसील बनाया गया। कई तहसीलों को मिलाकर एक जिला और कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया। कई राज्य अपनी सुविधा के लिए एक साथ आए और आधुनिक समय में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समूह बन गया जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक परिवार में परिवार का एक मुखिया होता है, उसी प्रकार प्रत्येक समूह में एक प्रणाली होती है जो उस समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों और लेन देन को सुचारू बनाने की कोशिश करती है। हम उस प्रणाली को उस समूह की शासन व्यवस्था कहते हैं। समूह की समस्याओं का हल करने के लिए, समूह को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए शासन व्यवस्था की इस प्रणाली को समूह द्वारा ही कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाती है। आधुनिक समय में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समूह राष्ट्र। समूह के नागरिक जब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से मांग करती है, इसका मतलब ये होता है कि वे उस शासन व्यवस्था से शासित होना स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्र के नागरिक उस शासन व्यवस्था से जितनी अपेक्षाएं रखते हैं वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन यह शासन व्यवस्था बेकाबू और अस्त व्यस्त न हो जाए, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। और यही ध्यान रखने का काम उन जानकारों द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं वो ये काम करते हैं। उसी नियमों के एकत्रीकरण को हमने सरल भाषा में संविधान कहा था। यही नियम सरकार की प्रणाली के विशेषाधिकार को निर्धारित करता है और दूसरी ओर यह भी ध्यान रखता है कि यह शासन व्यवस्था मनमाना कारोबार न करे और नागरिकों के हक और अधिकार छीन लेने वाली यह व्यवस्था न बने। इसका ख्याल वो नियम रखते हैं जिसको सरल भाषा में हमने संविधान कहा था।